हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हमें बायोलॉजी में जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम, और हम इसके बारे में देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे कैसे कैसे इसमें क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पर आप डायग्राम देख रहे हो, डाइजेस्टिव सिस्टम का एक डायग्राम बना हुआ है। ये ग्राफ डायग्राम है जिसमें मैंने नॉमिनेशन कर दिया है ओरल कैविटी, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, पैनक्रियाज, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि डाइजेशन स्टार्ट कहां पर होता है और डाइजेशन कंप्लीट कहां पर होता है। पहला तो क्वेश्चन ये बनता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ बनता है ग्लैंड्स के बारे में, जिनको हम बोलते हैं एक्सेसरी ग्लैंड्स या सहायक ग्रंथियां या पाचक ग्रंथियां। और तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर बनता है डाइजेस्टिव जूस, जो भी जूस है, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में कौन कौन सा जूस बनता है, या स्टमक में कौन सा जूस बनता है, पाचक रस कौन सा बनता है, ठीक है, या बड़ी आंत में कौन सा जूस बनता है, तो बड़ी आंत में कोई जूस नहीं बनता है, ठीक है। पाचन कहां पर नहीं होता है, जैसे इसोफेगस, ग्रासनाल में कोई पाचन नहीं होता। तो चलो मैं करके देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन बनेंगे और हमको किस तरीके से इनको टैकल करना है, सॉल्व करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें कि पाचन, पाचन मतलब होता क्या है, व्हाट इज डाइजेशन। तो डाइजेशन की अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो डाइजेशन की एक सिंपल सी डेफिनेशन होती है कि कॉम्प्लेक्स फूड कन्वर्टेड इनटू सिंपल फूड। और इसको कन्वर्ट कौन करता है, डाइजेस्टिव जूस करते हैं। मतलब हिंदी में अगर मैं बोलूं तो जटिल खाद्य पदार्थ या जटिल भोज्य पदार्थ किसमें बदलते हैं, सरल भोज्य पदार्थ में। सुबह आप उठे, आपने ब्रेकफास्ट किया, लंच किया, लंच में आपने कॉम्प्लेक्स फूड खाया। कॉम्प्लेक्स फूड का मतलब आपने खाया दाल, रोटी, चावल, सब्जी, जो भी खाया, ये कॉम्प्लेक्स है, जटिल है। और फिर ये धीरे धीरे 2-4 घंटे बाद ये छोटे 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 अपने पार्ट्स में टूटता है। मतलब ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, इन सब में टूटेगा। अब इनको तोड़ने के लिए आएगा कौन, वो आते हैं डाइजेस्टिव जूस। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से डाइजेस्टिव जूस आते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर लिख देता हूं पाचन मतलब डाइजेशन मतलब होता क्या है। तो मैं लिखता हूं जटिल पदार्थ, जटिल भोज्य पदार्थ, कॉम्प्लेक्स फूड किसमें कन्वर्ट होगा, सरल भोज्य पदार्थ में, सिंपल फूड में कन्वर्ट होगा। सरल पदार्थ सिंपल में। और इसको डाइजेस्ट करने के लिए या इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए कौन आता है, तो वो आता है डाइजेस्टिव जूस। डाइजेस्टिव जूस, डाइजेस्टिव जूस का मतलब है पाचक रस। ठीक, ये तो हो गया सिंपल से डेफिनेशन व्हाट इज डाइजेशन। क्लियर है। अब अगर मैं बात करूं डाइजेशन को कितने पार्ट में तोड़ा गया है, तो मैं डाइजेशन के तोड़ने की अगर बात करूं तो यहां पर मैं आपको बताता हूं डाइजेशन को कैसे तोड़ा गया है। इधर देखिए, डाइजेशन को तोड़ने के लिए एक तो है डाइजेशन इन एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल। आहार नाल को बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। और दूसरा है डाइजेशन इन एक्सेसरी ग्लैंड्स या हेल्पिंग ग्लैंड्स या सहायक, हिंदी में कहेंगे सहायक ग्रंथियां, हेल्पिंग ग्लैंड्स। हेल्पिंग ग्लैंड्स इसलिए बोलते हैं, एक्सेसरी ग्लैंड्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये डाइजेशन में क्या करती है, हेल्प करती है। तो आहार नाल होता क्या है, एलिमेंट्री कैनाल होता क्या है। तो देखिए, ये जो ओरल कैविटी है, ओरल कैविटी से स्टार्ट होता है आपका आहार नाल या एलिमेंट्री कैनाल, और ये जाता कहां पर है, ये जाता है एनस या गुदा तक। ठीक है, गुदा से पहले ये खत्म हो जाता है। गुदा से पहले मतलब जो बड़ी आंत आप देख रहे हो, लार्ज इंटेस्टाइन देख रहे हो, इसमें 3 पार्ट होते हैं, सीकम, कोलन और रेक्टम। तो रेक्टम पे ये खत्म हो जाता है। ठीक, अब आहार नाल की कुल लंबाई 30 फीट होती है। अब आप समझ सकते हैं कि कितनी लंबी है आहार नाल, 30 फीट है कुल एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ। और एक्सेसरी ग्लैंड्स की अगर बात करें तो एक्सेसरी ग्लैंड्स यहाँ पर कौन कौन सी आएंगी, तो ये लिवर हो गई, ठीक है, लिवर के बाद पैनक्रियाज जिसको हम अग्नाशय कहते हैं, गॉल ब्लैडर हो गया। तो यहां पर आते हैं, ये हैं एक्सेसरी ग्लैंड्स या सहायक ग्रंथियां। तो ये तो हो गया एक नॉर्मल सी बात। ठीक, अब हम स्टार्ट करते हैं कि डाइजेशन कैसे स्टार्ट होता है। तो जैसे ही आपने खाना खाया, तो खाना आपने जैसे ही खाया वो गया ओरल कैविटी में, जो लिखा हुआ है ऊपर मुख गुहा। यहां पर आपने खाना खाया, ओरल कैविटी से आपने खाना खाया। तो जब आप ओरल कैविटी से खाना खाते हो तो यहां पर सबसे पहला जो जूस बनता है वो यहीं पर बनेगा और उसका नाम है लार। आप सभी जानते हो सलाइवा कहते हैं। तो सलाइवा या लार बनाता कौन है, क्वेश्चन ये बनेगा। तो अगर मैं बात करूं ओरल कैविटी में, मैंने यहां पर हेडिंग डाली है ओरल कैविटी। आप लोग वीडियो पॉज करके इस चीज को नोट करते रहिएगा। ओरल कैविटी को बोला जाता है हिंदी में मुख गुहा, डायग्राम में आप देख रहे हो। तो ओरल कैविटी में जैसे आपने खाना खाया, यहां पर होती है, बनती है सलाइवा। सलाइवा को बोलते हैं हम हिंदी में लार।
अब क्वेश्चन अगला बनेगा कि सलाइवा को कौन बनाता है। तो सलाइवा को बनाने के लिए कौन आएगा, वो आएंगे सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड को हिंदी में कहते हैं लार ग्रंथियां। देखिए इसमें कुछ ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा रटना नहीं पड़ेगा, सिंपल सी बात है। लार कहाँ बनती है, तो लार ग्रंथि में बनती है। ठीक, सलाइवा फॉर्म्ड बाय या प्रोड्यूस बाय सलाइवरी ग्लैंड्स। अब अगर मैं बात करता हूं कि सलाइवरी ग्लैंड्स कितनी होती है, तो आप बोलोगे 3 पेयर्स या 3 जोड़ा। 3 पेयर्स होती है, मतलब कि 3 into 2 कितनी हो गई 6। 3 होती है राइट, 3 होती है लेफ्ट, तो टोटल होती है 3 पेयर्स। क्वेश्चन आया हुआ है ये। ठीक, अब कौन कौन सी ये होती हैं सलाइवरी ग्लैंड्स, कौन कौन सी हैं, तो चलो हम देख लेते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहला नाम है सब मैक्सिलरी, सब मैक्सिलरी। दूसरा है सब लिंगुअल, सब लिंगुअल। तीसरा है पैरोटिड। ये नाम आपको क्यों याद रखना है मैं आपको बता रहा हूं। इसमें क्वेश्चन बनता है कि सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है, लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड, वो है पैरोटिड। ये सबसे बड़ी है, लार्जेस्ट ग्लैंड है सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड याद रखिए, लार्जेस्ट ग्लैंड नहीं, लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड, नाम पर याद रखिएगा। सबसे बड़ी लार ग्रंथि। सब मैक्सिलरी अधोजिहा, अधोहनु, अधोकर्ण। अधोजिहा, अधोहनु, अधोकर्ण, ये हिंदी में कहा जाता है। हिंदी का थोड़ा सा टफ लग रहा होगा आपको, आप इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हो, सब मैक्सिलरी, ऐसे भी आ सकता है सब मैक्सिलरी। बायो में मैंने आपको बताया था देवनागरी लिपि का भी प्रयोग किया जाता है, क्योंकि गूगल ट्रांसलेट करता है। कोई भी पेपर बनेगा वो आपका इंग्लिश में ही बनेगा और उसको ट्रांसलेट करता है गूगल। तो गूगल ने अगर ये ट्रांसलेट कर दिया तो आप बैठे रह जाओगे। अधोजिहा, अधोहनु नहीं लिखा तो क्या करोगे, लड़ोगे तो है नहीं। तो आपको इस तरीके से ध्यान रखना है, सब मैक्सिलरी, सब लिंगुअल और पैरोटिड। ये तो है 3 सलाइवरी ग्लैंड्स। तो टोटल हो गई 6 नंबर और सबसे बड़ी है पैरोटिड। ठीक है, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या बनेगा, लार बन गई, लार ग्रंथियों में सलाइवरी ग्लैंड्स में। अगला क्वेश्चन इसमें बनेगा कि लार में कौन सा एंजाइम होता है। एंजाइम की बात करें तो यहां पर एंजाइम आता है टाइलिन, यहां पर पी साइलेंट है, पटाइलिन नहीं बोलोगे, टाइलिन कहोगे। ठीक, टाइलिन होता है लार ग्रंथियों में और यहीं से टाइलिन है जो मेन कंपोनेंट है सलाइवा का। कभी कभी ऑप्शन में आप जब कभी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, प्रैक्टिस सेट या जो भी है, उसमें टाइलिन की जगह जगह कभी कभी वो एमाइलेज लिख देता है। टाइलिन एब्सेंट होगा, लिखा होगा एमाइलेज या सलाइवरी एमाइलेज। तो अगर टाइलिन एब्सेंट है तो आप टिक मारोगे एमाइलेज को, याद रखिएगा। अगर टाइलिन एब्सेंट है, टाइलिन नहीं लिखा हुआ है, तो आप टिक किसको मारोगे, एमाइलेज को मारोगे। और अगर दोनों लिखे हुए हैं तो किसको टिक मारोगे, टाइलिन को मारोगे। पहली प्रोबेबिलिटी ये है, बट ज्यादातर केस में टाइलिन ऑप्शन में लिखा मिलता है। क्लियर है, ओके। इसके बाद टाइलिन तो ये हो गया मेन कंपोनेंट एंजाइम का। इसका पीएच क्या होता है सलाइवा का, सलाइवा का पीएच, ये भी क्वेश्चन बन चुका है। तो अगर मैं पीएच की बात करूं तो पीएच कितना होता है 6.8। 6.8 मतलब एसिडिक, एसिड, स्लाइटली एसिडिक बोला जाता है, हल्का क्षारीय। जब आप खाना नहीं खा रहे हो, अभी आप खाना नहीं खा रहे, मान लिया मैं खाना नहीं खा रहा हूं, तो मेरा जो ओरल कैविटी में जो सलाइवा है जो बन रही है उसका पीएच होगा न्यूट्रल, मतलब 7, उदासीन। जैसे आप खाना खाना शुरू करोगे ये पीएच हल्का सा शिफ्ट हो जाएगा अम्ल की तरफ, मतलब 6.8। क्लियर हो गया, ओके। तो ये है एसिडिक मतलब अम्लीय। अब अगली बात ये आती है कि डाइजेशन स्टार्ट कहां से होता है। ये क्वेश्चन भी कई बार बन चुका है। तो हमारे दिमाग में क्या होता है कि यहाँ पर तो कोई डाइजेशन होगा नहीं, हम जब खाना खाएंगे खाना अंदर पहुंचेगा, स्टमक में पहुंचेगा, अमाशय में पहुंचेगा, पेट में पहुंचेगा, तब डाइजेशन स्टार्ट होगा। स्टमक ये है, तो ये है गलत कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन बनेगा कि डाइजेशन स्टार्ट कहां से होगा, तो आप बोलोगे ओरल कैविटी से डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। किसका स्टार्ट होता है, याद रखिएगा, आप बोलोगे स्टार्च, स्टार्च का डाइजेशन, स्टार्च का पाचन ओरल कैविटी में स्टार्ट हो जाता है। अब बात अगर हम करें कि स्टार्च क्या है, तो आप बोलोगे स्टार्च है एक पॉलीसैकेराइड। अभी आगे मैं आपको बताऊंगा जब चैप्टर पढ़ाऊंगा पोषण की पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं। स्टार्च का डाइजेशन स्टार्ट कहां होता है, ओरल कैविटी में, और ये स्टार्च इसमें टूट जाता है माल्टोज में।
माल्टोज में टूट जाता है। स्टार्च कन्वर्टेड इनटू माल्टोज विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से? तो आप बोलोगे टाइलिन। टाइलिन ही तो है यहाँ पर मेन कंपोनेंट, मेन एंजाइम। तो टाइलिन ही स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। एक क्वेश्चन यहाँ से और बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना है यहाँ पर? नेक्स्ट क्वेश्चन ये बना है कि भोजन बहुत देर तक चबाने पर मीठा क्यों लगता है? तो आप बताओगे क्योंकि स्टार्च किसमें टूट गया है? माल्टोज में टूट गया है। तो यहाँ से मैंने आपको कई सारे क्वेश्चन बनाए। पहला, डाइजेशन स्टार्ट कहां से होता है? तो आप बोलोगे ओरल कैविटी से। ओरल कैविटी में कौन सा एंजाइम होता है? तो आप बोलोगे टाइलिन होता है। ये टाइलिन मेन कंपोनेंट किसका है? तो आप बोलोगे लार का है, सलाइवा का है। लार बनती कहां से? लार बनती है लार ग्रंथियों से, सलाइवी ग्लैंड से। कितनी लार ग्रंथियां? तो आप बोलोगे 3 जोड़ा, 3 पेयर्स। सबसे बड़ी कौन सी है? पैरोटिड है। क्लियर? अब एक चीज और याद रखिएगा, लास्ट चीज है यहाँ पर। लास्ट चीज यहाँ पर यह मैं बोल रहा हूं कि लार में या सलाइवा में एक कंपोनेंट मेन और होता है टाइलिन के साथ, लाइसोजाइम। इसका काम क्या है वो देख लीजिए। लाइसोजाइम ये क्या करता है? ये फूड पार्टिकल में, भोजन में जितने भी रेसिडुअल पार्टिकल होते हैं, रेसिडुअल मतलब अवशिष्ट पदार्थ, रेसिडुअल पार्टिकल, जैसे आप बाहर फास्ट फूड खा रहे हो, स्ट्रीट फूड खा रहे हो, इसमें कोई भी रेसिडुअल या अवशिष्ट पदार्थ हो सकते हैं जो आपकी बॉडी को हार्म कर सकते हैं, आपके स्टमक में जाकर के उसको प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो क्या करेगा ये लाइसोजाइम? ये ओरल कैविटी में उस रेसिडुअल फंक्शन इन्फेक्शन को या उस रेसिडुअल या अवशिष्ट पदार्थ को, उस मटेरियल को वहीं पर खत्म कर देगा, नष्ट कर देगा। तो लाइसोजाइम का फंक्शन आप समझ गए होंगे। तो ये तो था ओरल कैविटी। ओरल कैविटी आप आगे देख रहे हो किससे जुड़ी हुई है? ओरल कैविटी के बाद हम आगे चलेंगे सेकेंड नंबर, किससे जुड़ी हुई है? तो आपको वहां डायग्राम में दिख रहा है ग्रसनी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फेरिंग्स। ग्रसनी। अब बात करते हैं क्या ग्रसनी में कोई पाचन होता है? नहीं, कोई पाचन नहीं होता है। ये कनेक्टिंग लिंक है, एक कनेक्शन है। किसको कर रहा है? ओरल कैविटी से ईसोफेगस या ग्रासनाल को कनेक्ट कर रहा है। अब अगर मैं आपको एक बात समझाऊं, तो जैसे मान लिया 2 ट्यूब है आपके पास बॉडी में। एक फूड ट्यूब है जहां से खाना जा रहा है, और एक है आपके पास एयर ट्यूब जहां से हवा, सांस जा रही है। ठीक है? इसके ऊपर एक कैप होता है, एक ढक्कन होता है, उसको बोलते हैं एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस जब आप सांस लेते हो तो भोजन वाले को बंद करता है, जब आप भोजन खा रहे हो तो सांस वाले को बंद करता है। दोनों ट्यूब के ऊपर रहता है, ऐसे बंद करता रहता है। इसीलिए बोला जाता है कि जब आप खाना खाएं तो बात ना ही करें तो ठीक है, नहीं तो खाना फंस सकता है। मतलब वो एयर ट्यूब में हिट कर सकता है, हल्का सा ही टच करेगा तो आपको बहुत ज्यादा खांसी आएगी। अब फेरिंग्स में कोई भी डाइजेशन नहीं होता है। फेरिंग्स इन दोनों ट्यूब से ऊपर का भाग है, यहां पर है फेरिंग्स। फेरिंग्स से आगे जाओगे तो आपको मिलेगी ग्रासनाल, फूड ट्यूब, जिसको मैंने लिखा ईसोफेगस। क्लियर हो गया? तो फेरिंग्स में यहां पर कोई भी पाचन नहीं होगा। फेरिंग्स के बाद हम जाते हैं, तीसरा नंबर हमारा क्या है? ईसोफेगस, जिसको हमने लिखा ग्रासनाल, ईसोफेगस। ईसोफेगस की अगर बात करें, ग्रासनाल की बात करें, तो ग्रासनाल में क्या होगा? पाचन होगा। तो आप बोलोगे यहां पर भी कोई डाइजेशन नहीं होता है, बस ये एक ट्यूब है जो खाने को कहां पर लेके आती है? ओरल कैविटी से कहां पर लेके आएगी? नीचे दिख रहा है आपको स्टमक, स्टमक में लेकर इस फूड पार्टिकल को डाल देगी। ठीक, बट यहां पर क्वेश्चन क्या बनता है ईसोफेगस में, जो इंपॉर्टेंट है, ईसोफेगस में जब फूड पार्टिकल जाएगा तो किस तरीके से जाएगा? इस तरीके से, यहां पर, मतलब ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा। इसको बोलते हैं, ये जिगजैग मोशन है, इस मोशन को बोलते हैं क्रमानुकुंचन गति। क्रमानुकुंचन गति, जिसको हिंदी में, इंग्लिश में कहा जाता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्रमानुकुंचन गति क्यों होती है? रीजन यहां पर यह भी बन सकता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। क्यों होता है? जब भी भोजन यहां पर पहुंचेगा, ये गति, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट या क्रमानुकुंचन गति कभी भी भोजन को गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध नहीं जाने देगी। गुरुत्वाकर्षण क्या बोलता है? ग्रेविटी क्या बोल रही है कि सब कुछ जा रहा है सेंटर की ओर, टुवर्ड सेंटर, मगर कभी भी भोजन ऊपर की तरफ बाहर नहीं निकलेगा। जैसे आप उल्टा लटक गए तो क्या खाना बाहर चला जाता है? नहीं, खाना हमेशा, फूड पार्टिकल हमेशा आगे की तरफ मूव करेगा। इसी वजह से ही फूड पार्टिकल हमेशा आगे की तरफ मूव करता रहता है। अब आपके दिमाग में बात होगी, तो वोमिटिंग, जब हमें वोमिट होती है, पलटी होती है, उस कंडीशन में क्या होता है? तो
तो यहां पर वॉल्व लगे होते हैं, कपाट होते हैं, ठीक। ये कपाट को स्फिंक्टर कहते हैं। ये कपाट इस तरीके से होते हैं, खाना गया, कपाट खुले, फिर बंद हो गए। खाना कभी भी बैक नहीं जाएगा, फूड पार्टिकल कभी भी बैक नहीं होगा। किस केस में होता है? वोमिटिंग के केस में, जब हमारा ब्रेन मैसेज देता है कि नीचे का कंडीशन गड़बड़ है, फूड पार्टिकल को बाहर निकालना है, तो यहीं से निकलेगा बाहर। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है, बस आपको याद क्या रखना है, ये क्रमानुकुंचन नामक गति, पेरिस्टैटिक मूवमेंट याद रखना है। क्लियर हो गया? ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। एक चीज और यहाँ याद रखिएगा, जब आप खाना खाते हैं तो खाने में जब लार मिलती है, मतलब फूड प्लस सलाइवा, फूड भोजन में जब सलाइवा मिलती है, भोजन में जब लार मिलती है, इसे क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं बोलस। अब इसको हम बार बार फूड नहीं बोलेंगे, अब हम बोलेंगे बोलस, बोलेंगे बोलस। याद रखिएगा, जब फूड में सलाइवा मिलेगी तो उसको क्या कहेंगे? बोलस कहेंगे। क्लियर हो गया? ओके, अब हम आगे की तरफ चलते हैं और भोजन आपको दिख रहा होगा, बोलस कहां पर जा रहा है? बोलस पहुंचेगा स्टमक में। ये देखिए, इसोफेगस किससे कनेक्ट है? स्टमक से कनेक्ट है, अमाशय से कनेक्ट है। देखिए, अमाशय और अग्नाशय में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है लोगों को, तो मैं कहूंगा आप इंग्लिश में ही याद रखो, स्टमक और पेनक्रियास। स्टमक होता है अमाशय। तो चलिए हम अमाशय की बात करते हैं, जिसको हमने बोला स्टमक। स्टमक में क्या होता है? पहला क्वेश्चन सबसे ज्यादा जो बनता है वो क्या बनता है कि स्टमक में कौन सा जूस बनता है? उस जूस का नाम है, सभी याद रखिएगा, गैस्ट्रिक जूस। देखिए, जब भी कहीं गैस्ट्रिक, गैस्ट्रो आए तो आप याद रखिएगा कि वो बात हो रही है किसकी? वो बात हो रही है हमेशा स्टमक की, और किसी चीज की बात नहीं हो रही, या तो गैस्ट्रिक या गैस्ट्रो। क्लियर हो गया? ओके, अब आगे देखते हैं कि गैस्ट्रिक जूस में या जठर रस, इसको हिंदी में कहते हैं जठर रस। गैस्ट्रिक जूस में मेन कंपोनेंट किसका होता है? तो आप बोलोगे HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहां से क्वेश्चन बना है कि गैस्ट्रिक जूस में कौन सा होता है, तो आप बोलोगे HCl होता है। ऑप्शन में HNO3 आ जाएगा, H2SO4 आ जाएगा, कई अलग अलग टाइप के आपको एसिड दे देगा, तो आप याद रखिएगा HCl होता है। ठीक, अब ये गैस्ट्रिक जूस सिर्फ अकेले HCl से ही नहीं बनता है। यहाँ पर स्टमक में अलग अलग टाइप की कुछ सेल्स होती हैं, कुछ कोशिकाएं होती हैं जो अलग अलग टाइप की जूस बनाती हैं। वो कोशिकाएं कौन सी हैं, चलो देखते हैं। अगर मैं बात करूं गैस्ट्रिक जूस कैसे बनता है, तो यहाँ पर स्टमक में 3 टाइप की सेल्स हैं, 3 टाइप की कोशिकाएं हैं। कौन कौन सी हैं? इधर देखो, सबसे पहली कोशिका का नाम है, कौन सी है वो कोशिका? म्यूकस सेल। म्यूकस सेल या म्यूकस कोशिका, हिंदी में भी यही नाम है। दूसरा है ऑक्जेंटिक सेल या ऑक्जेंटिक कोशिका, और तीसरा है जाइमोजन, जाइमोजन सेल या जाइमोजन कोशिका। ये 3 टाइप की कोशिका होती हैं जो क्या बनाती है? गैस्ट्रिक जूस। हिंदी में भी यही नाम है, म्यूकस कोशिका, ऑक्जेंटिक कोशिका और जाइमोजन कोशिका। तो म्यूकस कोशिका क्या बनाती है? नाम से ही क्लियर है, ये बनाएगी म्यूकस। म्यूकस हिंदी में ऐसे लिखेंगे म्यूकस। म्यूकस एक चिपचिपा पदार्थ होता है। ऑक्जेंटिक सेल क्या बनाएगी? ये बनाएगी HCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाएगी। और जाइमोजन क्या बनाएगा? ये 2 चीज बनाएगा। सबसे पहला बनाएगा, उसका नाम क्या है? उसका नाम है आपका प्रोरेनिन, और दूसरा क्या है? उसका नाम है पेप्सिनोजन। ये तीनों लोग हैं, ये तीनों कोशिकाएं हैं जो अलग अलग टाइप की चीज बनाती हैं, और जब मैं इन सबको जोड़ दूंगा, प्लस कर दूंगा, तब आप बोलोगे कि ये क्या है? ये गैस्ट्रिक जूस या जठर रस है। क्लियर हो गया? अब देखिए यहां पर और क्या क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन ये बनता है कि जब बोलस, मतलब जब फूड पार्टिकल स्टमक में एंटर करता है तो इसको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं चाइम। चाइम, या हिंदी में या कहीं कहीं आपको काइम लिखा मिलेगा, काइम, चाइम, चाइम या काइम। तो जब फूड पार्टिकल बोलस कहां पहुंचेगा? स्टमक में, जिसको क्या बोलेंगे? चाइम बोलेंगे, काइम बोलेंगे। कायम चूर्ण आता है ना, कायम चूर्ण से याद रखिएगा, काइम। सिंपल सी बात है। ओके, अब देखते हैं इनके अलग अलग फंक्शन क्या है। म्यूकस क्या करता है, HCl क्या करता है, चलो देखते हैं। स्टमक में HCl अगर आपके पास है, आप जब पैदा हुए तो आपके पास HCl है, और जब तक डेथ नहीं हो जाती है तब तक HCl आपकी बॉडी में बन रहा है। अब HCl एक क्या है? एक अम्ल है।
इसकी कंसेंट्रेशन या पीएच की अगर मैं बात करूं तो इसका पीएच भी आप देखें तो 1 से 3 के बीच में होता है। आप देख रहे होंगे ये बहुत ज्यादा अम्लीय है, तो ये आपके स्टमक या आमाशय की पेट को की वॉल को खराब कर सकता है। तो ये म्यूकस क्या करेगा, म्यूकस इसके अंदर से स्टमक की वॉल से चिपक जाएगा, इस तरीके से अंदर से चिपक जाएगा, इसको कवर कर लेगा और इसके अंदर HCl भरा होगा। तो वॉल को अंदर से जब कवर कर लेगा म्यूकस, तो HCl आपके स्टमक को या स्टमक की वॉल को नहीं तोड़ पाएगा, नहीं डिग्रेड कर पाएगा, नहीं समाप्त कर पाएगा। जो लोग ज्यादा हॉट ड्रिंक, जिसको मैं बोल सकता हूं कॉफी या चाय टी ये सब ज्यादा लेते हैं, उनके में प्रॉब्लम क्या होती है कि म्यूकस कभी कभी कम हो जाता है, जिसकी वजह से ये HCl स्टमक की वॉल से टकराता है और टकराता है तो वहां पर पेन होता है, जिसको बोलते हैं स्टमक अल्सर। ठीक, तो ये तो हो गया म्यूकस, म्यूकस ने बचा लिया। अब HCl क्या करता है, HCl एक्टिवेटर है, सक्रिय करता है। किसको सक्रिय करता है, प्रोरेनिन और पेप्सिनोजन को। अगर HCl नहीं बनेगा तो ये दोनों जो एंजाइम हैं प्रोरेनिन और पेप्सिनोजन, हिंदी में भी ऐसे लिखेंगे प्रोरेनिन और पेप्सिनोजन, ये सक्रिय नहीं होंगे। इनको सक्रिय करने के लिए HCl की आवश्यकता है। ठीक है, HCl एक्टिवेटर है, सक्रिय करता है। अब देखिए, अगर आप दूध से बनी हुई कोई चीज खाते हैं, जैसे आप दूध पी रहे हैं, पनीर खा रहे हैं या कोई भी चीज अगर आप दूध से बनी खाते हैं, मिल्की प्रोडक्ट अगर आप खाते हैं, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए आता है प्रोरेनिन। याद रखिएगा, ये प्रोरेनिन मिल्की प्रोडक्ट को डाइजेस्ट करता है, मिल्क से बनी हुई। और अगर मिल्क के अलावा जैसे आप दाल खा रहे हैं, सोयाबीन दाल खा रहे हैं, नॉर्मल दाल खा रहे हैं, आप सप्लीमेंट ले रहे हैं, प्रोटीन सप्लीमेंट खा रहे हैं, तो वहां पर कौन डाइजेस्ट करेगा, पेप्सिनोजन। क्लियर है, दोनों ही डाइजेस्ट करते हैं प्रोटीन, मगर यहां पर एक छोटा सा डिफरेंस है कि जो दूध से बनी हुई है मिल्की चीजें हैं, मिल्की प्रोडक्ट हैं, वो डाइजेस्ट करता है प्रोरेनिन, दूध वाला है प्रोरेनिन, और पेप्सिनोजन एक्सेप्ट मिल्की प्रोडक्ट, मिल्क से बनी हुई, दूध से बनी हुई चीजों के अलावा जितना भी प्रोटीन है वो कौन डाइजेस्ट करेगा, पेप्सिनोजन डाइजेस्ट करेगा। क्लियर हो गया। तो प्रोटीन का डाइजेशन कहां होता है, क्वेश्चन ये बनता है तो आप बोलोगे स्टमक में। फैट का डाइजेशन कहां से स्टार्ट होता है, तो आप फैट का डाइजेशन कहां से बोलोगे, या कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहां से बोलोगे, स्टार्च कहां से है, ओरल कैविटी से है, प्रोटीन का स्टमक से। क्लियर। कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति, या मैं नॉर्मल बात करूं, जब लोगों की एज बढ़ जाती है, 70 प्लस हो गए, 75 प्लस हो गए, ठीक, तो वो दूध, प्योर मिल्क या घी इत्यादि को नहीं पचा पाते, डाइजेस्ट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि ये जो प्रोरेनिन सेल है ये अक्रिय अवस्था में चली जाती है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो गांव से जुड़े हुए हैं, जो गांव में रहते हैं, उनकी ये सेल छोटे से ही एक्टिव है। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो शहर में रहते हैं, कभी कभी वो जाते हैं। ठीक। और दूसरी बात, कभी कभी कोई ऐसा लड़का जो मैकडी या डोमिनोज, मतलब बर्गर और पिज्जा, उसी पे डिपेंड है, उसका जीवन ही उसी पे डिपेंड चल रहा है, वो कभी दूध दही से उसको मतलब ही नहीं है। अगर आप उसको प्योर मिल्क दे देते हो तो उसका पेट 1-2 दिन में खराब हो जाएगा, और वो कब तक, लगभग 2-4 दिन तक ये चीजें गड़बड़ रहेंगी। क्यों? क्योंकि ये जो प्रोरेनिन सेल है, ये सेल उसके में इनएक्टिव है, अक्रिय है। धीरे धीरे वो अपने आप को ठीक कर लेती है, तो फिर स्टमक या आमाशय ठीक हो जाता है। क्लियर हो गया। तो यहां से प्रोटीन का डाइजेशन होता है, कहां से, स्टमक से। तो ये तीनों ही चीज मिलकर के क्या बनाते हैं, गैस्ट्रिक जूस या जठर रस। एक क्वेश्चन और आता है कि खाना खाने के तुरंत पश्चात पानी क्यों नहीं पीना चाहिए। उसका एक सिंपल सी बात है कि जब आप खाना खाना शुरू करते हैं तो HCl बनना शुरू होता है। ठीक, HCl बनना शुरू होगा तो pH मेंटेन होगा 1 से 3 के बीच में। अब यहां पर बात करते हैं जो नॉन वेजिटेरियन है, जो नॉनवेज खाते हैं, मतलब जो मांसाहारी हैं, उनके में क्या होता है, जो pH होता है वो लगभग 1 के आसपास रहता है। और जो वेजिटेरियन है, मतलब जो शाकाहारी है, उनका pH थोड़ा सा कम, मतलब 3 के आसपास जाएगा, 2 से 3 के बीच में होगा। तो आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद जैसे आपने तुरंत पानी पी लिया, तो जब तक आप खाना खा रहे थे तब तक इस pH की जो वैल्यू है, मतलब ये जो इसकी कंसेंट्रेशन है HCl की, ये मेंटेन हो रही थी। और जैसे आपने पानी पी लिया, ये डाइल्यूट हो गई। डाइल्यूट मतलब आप बोल सकते हो तनु हो गई। ठीक, डाइल्यूट हो गई तो फिर उसको मेंटेन करने में और टाइम लगेगा। तो जो खाना 2 या 3 घंटे में पच जाएगा, उसको डाइजेस्ट होने में और टाइम लगेगा। अगला एक लास्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि भोजन स्टमक में कब तक रहता है।
तो भोजन स्टमक में 4 घंटे तक रहता है, 3.5 से 4 घंटे तक भोजन रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि वर्कआउट जो लोग करते हैं, योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वो खाना खाने की 4 घंटे के पश्चात करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद ये भोजन, ये फूड पार्टिकल कहां चला जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत में। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। तो आज हम इस वीडियो को यहीं तक करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे कि लीवर का फंक्शन क्या है, इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, कई बार पूछी गई है इस ग्रंथि के बारे में, इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स है। पेनक्रियास के बारे में, गॉल ब्लैडर यहीं पर लगा होता है छोटा सा, उसके बारे में पढ़ेंगे क्या बनाता है, बाइल जूस से कई बार क्वेश्चन बना है, ठीक। उसके बाद हम पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, मतलब बड़ी आंत और छोटी आंत। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को ग्रुप्स में शेयर करिए। ओके, थैंक यू क्लास।